हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं सीटेट 2018 दिसंबर के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पार्ट में हम पर्यावरण अध्ययन के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? पहला ऑप्शन है, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। और लास्ट ऑप्शन है, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है गाइस? कमेंट में आंसर दें। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 3। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? पहला ऑप्शन है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। स्कूल बैग का कम वजन। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। या फिर लास्ट ऑप्शन है, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, स्कूल बैग का कम वजन। बोझ के बिना सीखने का मतलब होता है स्कूल के बैग के वजन को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर एक है, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। सेकेंड ऑप्शन है, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना उपचारात्मक शिक्षण देना। फोर्थ ऑप्शन है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला का पूरा नाम है, बाला का जो है पूरा रूप क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक है। तो यह क्या है? एक ऑप्शन नंबर 4 है, रूढ़िबद्ध धारणा। यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सतह क्षेत्र और तापमान जब दोनों में कमी होगी तभी जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी जब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है आपका, चित्रण कौशल। इसे जो है चित्रण कौशल कहेंगे। प्रश्न नंबर 70 है, किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, एनसीएफ 2000 में। एनसीएफ 2000 में की है। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन भारत के किस क्षेत्र में है? तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं।
बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, या पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, या जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो ये सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा आपका। ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। जलवाष्प भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और मीथेन भी होती है। तो ये सभी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से क्यों नहीं प्रभावित होते? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो हम सभी जानते हैं जो है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये हानिकारक है। ताजमहल के पीले होने का जो है जिम्मेदार सल्फर डाइऑक्साइड है। गोलकुंडा किला किसने बनवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलकुंडा किला किसने बनवाया? तो ऑप्शन नंबर 4 काकतीय राजवंश ने। ऑप्शन नंबर 4 सही है, काकतीय राजवंश ने। 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका, 45 ग्राम होगा। कितना गाइस? 45 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब जिसमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है अदिश राशि में। तो गाइस आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, द्रव्यमान। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अपारदर्शी। अपारदर्शी। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 ग्राम है? भार पूछा है गाइस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, 10 kg। ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका, 10 किलोग्राम। एक विलेय की विघटन दर पर निर्भर करती है। एक विलेय की विघटन दर पर निर्भर करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, तापमान पर। विलेय की विघटन दर जो है तापमान पर निर्भर करती है। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चे को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा या पोस्टर बनाना। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभय ने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इसने बच्चे को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा गाइस, इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे और उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो मानववादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण या अन्वेषण दृष्टिकोण? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अन्वेषण दृष्टिकोण।
अन्वेषण दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है, या सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है, उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो गाइस ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो गाइस हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर 2 आपको सही होगा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण या फिर ये सभी? तो गाइस ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका, ये सभी श्यामपट्ट का उपयोग भी है, चित्र पढ़ना भी है और फील्ड भ्रमण भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है? पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है? तो गाइस ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका, ये सभी यानी विषयगत है, एकीकृत है और समावेशी भी है। तो जो है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा आपका, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन नंबर 1 कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। लास्ट ऑप्शन है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो गाइस ऑप्शन नंबर 4 सही होगा आपका, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो गाइज ये रहे आज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज।